सहारा प्रणाम। मैं संजय मिश्र। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान की तारीखों की घड़ियां जैसे जैसे करीब आ रही हैं, नेताओं के दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं। हर दल, हर एक प्रत्याशी तिकड़म तमाम चीज़ों को अपना रहे हैं। हर वो जद्दोजहद करने में जुटा हुआ है जो उन्हें चुनाव में जीत दिला सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों, जाटों, मुसलमानों सहित दलितों की अच्छी खासी आबादी है। अखिलेश और जयंत चौधरी ने इसी समीकरण को साधने के लिए चुनावी गठबंधन भी किया है। वहीं बात करें बीजेपी की, तो विरोधी दल बीजेपी पर इस इलाके में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के आरोप भी लगा रहे हैं। वहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी पलायन सहित 80 बनाम 20 जैसे मुद्दों को उठाकर वोटों की ध्रुवीकरण करने की कवायद में है। क्या कुछ होने जा रहा है वोटों के इस मुकाबले में, इसी पर होगी आज विशेष चर्चा। जैसा कि आप जानते ही हैं, पहले चरण यानी 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान होगा। लोगों को और रिझाने के लिए बीजेपी ने अपनी सारी नीतियां झोंक दी हैं। लड़ाई उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए जारी है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसा माना जाता है, जिसने यूपी का यह हिस्सा जीत लिया, मानो उसका सत्ता तक पहुंचने का बेड़ा पार हो ही जाना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत रखने वाले जयंत चौधरी मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं और ये कहते हैं पिछले विधानसभा चुनाव में इन्हीं इलाकों से बीजेपी को एक बड़ी जीत भी मिली थी और इस बार बीजेपी को इन इलाकों से वो हराएंगे। कहीं न कहीं बीजेपी भी यही मानती है कि लखनऊ की सत्ता की चाबी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जरिए ही जाती है किसी के पास। इसीलिए बीजेपी यहां जोरदार चुनावी अभियान भी चला रही है और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी को इन इलाकों में काटना है तो अभियान किसी भी सूरत में कमजोर ना पड़े। फिर चाहे गाजियाबाद से लेकर अलीगढ़ हो या फिर बुलंदशहर से लेकर बिजनौर तक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घर घर जाकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं और अमित शाह जयंत चौधरी वाले इलाकों से हुंकार भी भर रहे हैं। क्योंकि सियासत की नब्ज पकड़ने वालों की माने तो मथुरा में जयंत चौधरी की ठीक ठाक अच्छी पकड़ है और ये प्रभावी भी है। इन इलाकों में जाटों का अच्छा खासा दबदबा भी है। बात करें जाट प्रभावी इलाके की, तो वहां पर मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, बरेली और बदायूं, जहां किसानों का दबदबा इन इलाकों में किस कदर है, इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि जाटों के नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री जो थे वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सके थे। चौधरी चरण सिंह तो अक्सर कहते थे कि यूपी पर जिसका नियंत्रण है समूचे भारत पर उसी का नियंत्रण होगा, और ये सच भी है और ये बात बीजेपी को भी लग रही है। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एसपी और आरएलडी ने जो गठबंधन किया है वो चौधरी चरण सिंह के सियासी दांव की तरह है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह की सियासत को समझने वालों की माने तो उन्हें अच्छी तरह से ये पता है कि सिर्फ जाटों के बल पर आप किला फतह नहीं कर सकते। इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह यादव, जाट, गुर्जर, राजपूत, मुस्लिम समुदायों के बीच और खासकर किसानों को वो साथ लेकर चलते थे और अपनी राजनीति भी इससे वो खूब चमकाया करते थे। वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने नई सोच और नई सोशल इंजीनियरिंग के जरिए एक ओर तो जाट नेता जयंत चौधरी से हाथ मिलाया है, वहीं दूसरी ओर टिकटों के वितरण में मुस्लिम समेत अन्य समुदायों के लोगों को भी प्रत्याशी बनाया है। अखिलेश ने एससी, ओबीसी, मुस्लिम हर एक वर्ग को ध्यान में रखा है। अब बड़ा सवाल है कि क्या किसान आंदोलन की नाराजगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में अब भी बरकरार है? दूसरी ओर एसपी आरएलडी गठबंधन
कितना कारगर होगा। हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों से। तो आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनका हम पहले परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से तन्मय शंकर, आपका बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव कुमार, आपका बहुत स्वागत है गौरव जी। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस माफ चाहूंगा आरएलडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रविंद्र सिंह पटेल होंगे, आपका बहुत स्वागत है रविंद्र जी। और वरिष्ठ पत्रकार पंकज पराशर जी, आपका बहुत स्वागत है। पंकज जी, आपसे ही समझ लेते हैं, राजनीति तो अपने अपने तरीके से समझाएगी, पहले आपसे शुरू करते हैं। क्या कहता है ये 135 विधानसभा सीट? देखिए संजय जी, आपने अपनी भूमिका में कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति तय करता है और उत्तर प्रदेश देश की राजनीति तय करता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सबसे पहले मैं फर्स्ट फेज की ही अगर बात करूं, जी, प्रथम चरण की हम बात प्रथम चरण की चर्चा करेंगे जी। 10 जिलों के 58 विधानसभा क्षेत्रों में 10 फरवरी को मतदान होना है जी। खास बात यह है, जो आपकी बात है मैं उसी को बड़ी करके आगे बोलूंगा। इन 58 सीटों में से 53 सीट आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास है। केवल ऐतिहासिक बहुमत के साथ यहाँ पर पिछली बार 2017 में मिला। ये जो इलाके हैं 10 जिले, 58 सीट और उनमें से 53 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास। बिल्कुल। 2 सीट केवल समाजवादी पार्टी के पास हैं, जिनमें कैराना, नाहिद हसन। दूसरे नंबर पे मेरठ शहर, जहां से लक्ष्मीकांत वाजपेयी पिछली बार हार गए। 2 बसपा के पास होती हैं, एक धोलाना, एक माठ, और केवल 1 सीट होती है राष्ट्रीय लोकदल के पास बागपत में छपरोली। तो जाहिर सी बात है कि जो चुनाव हो रहा है पहले चरण का, उसमें असली अग्नि परीक्षा जो है वो सीधे तौर पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की तो है ही, होने के लिए उन्हीं के पास है। बाकी लोगों के पास गेन, बाकी लोगों के पास केवल और केवल गेन करने के लिए है, यदि वो करते हैं तो। हाँ, यदि वो कर पाते हैं तो जी। लेकिन बड़ी बात संजय जी ये है कि जैसा आपने कहा कि ये पूरा गन्ना बेल्ट है, प्रो फार्मर्स पॉलिसीज, प्रो फार्मर्स एजेंडा, सब इस क्षेत्र से जो है बहुत बड़े मतलब मुद्दे हैं, बड़े मायने रखते हैं। अब पिछले 1 साल अनडाउटफुली किसान आंदोलन चला जी। उसका बड़ा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही देखने के लिए मिला, और खास तौर से इन्हीं जिलों में देखने के लिए मिला जहां ये फर्स्ट फेज का चुनाव हम लोग सामने देख रहे हैं। अब बात आई कि किसानों की नाराजगी। किसान तो बहुत बड़ा एक वर्ग है, जिसमें केवल अकेले जाट नहीं होते हैं, उसमें गुर्जर भी हैं, तमाम वर्ग समुदाय हैं। बड़ी बात हाँ यही है कि ब्राह्मण और त्यागी तक भी यहाँ पे बड़ी संख्या में। और एक और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि जिस बिरादरी का, हिंदू बिरादरी का किसान है जी, ठीक उसी के अपोजिट कन्वर्टेड मुसलमान किसान भी है। यही वजह सबसे बड़ी बनती है, जो एंटी कांग्रेस रही हो चाहे एंटी भाजपा जो दल रहे हैं, जिसमें आपने कहा चौधरी चरण सिंह साहब जो है जिनको नेतृत्व देते थे, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जिसको नेतृत्व दे रहे हैं, मायावती भी उसको नेतृत्व दे रही हैं, तमाम पार्टियां आती रही और जाती रही। तो बड़ी बात यही है कि क्या नाराजगी है? नाराजगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान आंदोलन। अच्छा, हम 2017 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 2017 का जो चुनावी नतीजा था वो एक लहरों का निमंत्रण था। यस। और वो उस लहर में सभी धुल गए थे जी। अब हम 2022 पे हैं जी, और वर्तमान स्थिति को यदि हम समझना चाहें तो कहां पर जाकर बीजेपी को चैलेंजेस लग रहे हैं और कहां जाकर एसपी आरएलडी कहीं ना कहीं एक चुनौती देख पा रही है? हाँ, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये तो सीधी सी जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा 2017 बहुत बड़ी लहर थी जी, जिसमें ऐसे लोग भी बह गए जो बहुत कमिटेड हुआ करते थे और जो हमेशा ये कहते थे कि हम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हैं, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आए, उनके टिकटों पे जीत के आए। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी बसपा में थे, कांग्रेस में थे और भारतीय जनता पार्टी में आए और वो आज असेंबली में बैठे हुए हैं जी। तो सबसे बड़ी चुनौती जो बीजेपी के सामने है वो ये है कि जो उसने ओबीसी प्लस ठाकुर ब्राह्मण प्लस एससी तक जो सेंधमारी की थी, और जो एक बहुत बड़ा जो लगभग 40, 45, 48% तक बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां 52% तक भारतीय जनता पार्टी ने वोट सिक्योर किया था, क्या वो सस्टेन करेगा? क्या वो सस्टेन करेगा? बस यहीं से हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं। तन्मय शंकर जी, आप तो जयंत चौधरी पर भी डोरा डालने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से जवाब बहुत धारदार तरीके से आप पर दिया जा रहा है कि वो चवन्नी नहीं जो पलट जाएंगे। तो ऐसी क्या आपको चिंता सताई जा रही है कि भाई वो तो हमारे साथ हो चलें? देखिए, ऐसा नहीं है कि
हम जो है उनको डोरा डाल रहे हैं नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और आप देख रहे हैं हम सबके साथ हमारा पूर्ण बहुमत था 2019 में भी और अभी 17 में भी। उसके बाद भी हमने जो हमारे साथ की जो जितनी पार्टियां साथ हैं उनको साथ लेके चले हैं, तो हमेशा साथ लेके चलते हैं। पर जो इनका जो विलय आपस में हुआ है वो कोई मतलब विलय एक मुझे ऐसा मान के चलिए कि दोनों के लिए कुछ बैगर्स और चूजे वाला स्थिति है। पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का किया, आज इनके साथ कर लिया है, तो इनको लग रहा है कि हम ऐसे जीत जाएंगे। और मुझे लगता नहीं है कि जिस हिसाब से लोगों का रुझान है और लोगों ने विकास कार्य देखे हैं पिछले 5 सालों में, तो लोग घूम फिर के वोट सिर्फ भाजपा को ही देंगे और विकास ही बोलता है। नहीं, ये तो आपकी चाहत है, मैं आपकी चाहत पर नहीं जा रहा हूँ, मैं उस हकीकत की बात करना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या वजह रही होगी चिंता की जिन कारणों से जयंत चौधरी यानी आरएलडी के नेता पर डोरे डाले जा रहे हैं कि भाई वो तो अननेचुरल है, सहज और स्वाभाविक तो हम हैं। ऐसी बात क्यों लगी आपको? ऐसा है ना, देखिए ऐसा नहीं है, बात आप समझो ना चीज को कि जिस हिसाब से चल रही हैं, लोग विलय करते हैं आपस में, फिर लड़ाई हो जाती है, ये है उस तरीके के। और अजीत सिंह जी एक बड़े नेता थे किसानों के और उनका एक अच्छा जुड़ाव रहा है, तो उसको देखते हुए हम तो सबके साथ ओपन है, सबके लिए हमारे जो हमसे सर 10 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और आप ओपन की बात आज भी कर रहे हैं, तब जबकि गठबंधन बहुत पहले से तय हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि अपने दम पर यदि हम चलेंगे तो कहीं न कहीं नुकसान है और किसान एक बड़ा फैक्टर है नाराजगी? इसी में यही बात कह रहा हूं मैं कि विकास को जनता देखती है और विकास को ही वोट मिलेगा और हम अपने दम पे ही चुनाव लड़ रहे हैं और अपने दम पे ही जीतेंगे। इसमें आप जिस तरह पूर्ण बहुमत सरकार हमारी आई थी वैसे ही आने आई। अच्छा, रविंद्र सिंह पटेल साहब, क्या लगता है आपको कि बीजेपी आपको अपनाना चाह रही है और आप हैं कि उनसे छुटकारा पाने में लगे हुए हैं? क्यों भाई, वो तो मांग के चल रहे हैं कि वो ओपन है आपके लिए, बल्कि सबके लिए ओपन है। नाव की सवारी कौन करना चाहेगा संजय सर? डूबते नाव की सवारी कौन करना चाहेगा? क्यों लगता है? जहां तक बात रही आरएलडी की और इस कल गृह मंत्री जी के द्वारा दिए गए ऑफर की, तो इस पे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी साहब का बयान बहुत कड़े शब्दों में आया कि ये पहल उनको 700 किसानों के साथ करनी चाहिए थी जिनके घरों के उजालों को उन्होंने बुझाया, उन्हें अंधकार में किया, और बहुत देर हो चुकी है सर। सही मायने में आपने बातें जो उठाई ये बहुत देर हो चुकी है, अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है और यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगा, सत्तासीन होंगे और विकास के कार्य जो अवरुद्ध हुए हैं उन्हें हम गतिशील बनाएंगे, आगे ले जाएंगे और किसान, बेरोजगार, नौजवान जो हमारे साथ कमर कस के खड़ा है उसे हम निश्चित तौर पे उसके विश्वास पे खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे, जो एक कठिन चुनौती होगी हमारे लिए। लेकिन फिर भी हमारे नेता, दोनों नेता युवा हैं, चाहे आदरणीय अखिलेश जी हों, आदरणीय जयंत चौधरी जी हों, और दोनों में उत्तर प्रदेश अपना भविष्य देखता है। लेकिन आरएलडी को लेकर एक बात लोग गाहे बगाहे चर्चा करते रहते हैं कि भाई पता नहीं इनका मूड कब बदल जाए चुनाव के बाद और किस पाले में ये चले जाएं। तो इस बहाने एक बात कही गई कि भाई आप आ जाइए, कहाँ जाते हैं उधर? संजय सर, ऐसा है, आपको मैं कुछ वाकया याद दिलाऊं जी। राष्ट्रीय लोकदल पिछले 15 सालों से उत्तर प्रदेश में सत्ता से दूर है। 2007 फरवरी के बाद हम सत्ता से दूर हैं और 2009 हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े और चुनाव होने के बाद 2014 का अगर एक थोड़ा सा 13 का कालखंड 1 सवा साल का छोड़ दें तो हम केंद्र की राजनीति से भी सत्ता से दूर हैं। हमारी पार्टी पिछले 15 सालों में अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ी है और उससे भी ज्यादा अगर देखा जाए कि आज हमारे बीच हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के आदर्श श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी नहीं है और यह जयंत चौधरी जी की काबिलियत को साबित करने वाला चुनाव है। यह चुनाव साबित करेगा राष्ट्रीय लोकदल का भविष्य भी और आदरणीय जयंत चौधरी का भविष्य भी कि किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल की आगे की रूपरेखा बनेगी। और मुझे फक्र है अपने नेता पे कि उन्होंने जो निर्णय लिया, अभी आप जब ब्रीफ कर रहे थे तो आपने चौधरी चरण सिंह जी को जाट नेता के तौर पे प्रमोट किया। मैं चाहूंगा कि आप जैसे बुद्धिजीवी सबका कम से कम चौधरी चरण सिंह जो इस देश के किसानों नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, माफी चाहूंगा, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। दरअसल हमने जाट नेता के रूप में उनको प्रोजेक्ट नहीं किया,
हमने उनको बड़ा ही सक्सेसफुल नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया उन इलाकों आप जो से कहे उसमें आपने जाट नेता कहा। सुनिए, नहीं तो आप फिर से जाट तो वो थे इसलिए लीजिए। जाट नेता हुए, लेकिन वो सभी वर्ग समुदाय और मेरे को नेता- लेकर चलने मेरे वाले नेता थे, इसीलिए सर, उनकी मेरे प्रतिष्ठा नेता- बहुत बड़ी थी। हमने ये बात भी साथ में जोड़ी थी जिसको आपने शायद सुना नहीं, या सुना तो आप समझ नहीं पाए। आज भी सर सुन जी। लीजिएगा, आज भी जयंत चौधरी जी ने यह साबित किया कि वो अपने दादा के सच्चे वारिस हैं। उन्होंने जाट समाज को पीछे किया और मुसलमान को आगे करके यह मैसेज बिल्कुल। देने का काम किया बिल्कुल। कि किसान वर्ग की, जो किसानों की भलाई राष्ट्रीय लोकदल संकल्प लिया है, उस भलाई पर राष्ट्रीय लोकदल चलेगा। चलिए हमें ठीक है, जात- अब आवाज को रुक करेंगे। आप ही के सहयोगी गौरव कुमार जी बैठे हुए हैं, जिनके साथ आपका गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ। गौरव जी, ये बात तो है कि समाजवादी पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत स्टेक नहीं रहा है। क्या लगता है आपको, आरएलडी का साथ मिल जाने से इस बार आप यहाँ पर बल्ले बल्ले स्थिति में हैं? सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा मैं रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फिलहाल बात कर लूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब आप रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे 10 मार्च को कि समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन के हमारे साथी हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस रहेगा और हम यहाँ बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब होंगे। क्यों लगता है आपको, जो है पिछली बार 2017 में जब चुनाव हुए थे तब 58 में से 53 सीटों पर अकेले बीजेपी को सबने माथे पर सिर माथे रखा था। फिर आप इस बार क्यों लगता है आपको कि बीजेपी को लोग भूल जाएंगे, उनको दरकिनार कर देंगे और आपकी सरकार ऐतिहासिक बहुमत के साथ जाएगी? क्यों लगता है आपको, क्या कारण बीजेपी क्या है? ने लोगों को ठगने का काम किया, इन्होंने जो है लोगों को लड़ाने का काम किया। आप देख लीजिए कोरोना काल में जो है जिस प्रकार से लाशें जो है गंगा नदी में तैर रही थी, ये गंगा सफाई की बात कर रहे थे। कोरोना काल में आप देखिए एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर जो है 80,000 के मिल रहे थे, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, लोग जो है भेड़ बकरियों की तरह मारे जा रहे थे। तो जो है इनका विकास का मॉडल कहाँ था उस समय? उस समय जो है विकास कहाँ गया था? किसान 1 साल से जो है आंदोलन पे बैठे हुए थे, कितने किसान शहीद हो गए। इन्होंने किसानों की बात नहीं सुनी। जब इलेक्शन आया तो इन्होंने जो है तुरंत जो है काले कानून को वापस लेने का काम किया। अगर ये कानून उसी समय वापस हो जाते तो इतने किसानों को शहीद नहीं होना पड़ता। लोग इनको जान चुके हैं, इनकी सारी चीज लोगों के, इनकी सारी हकीकत लोगों के सामने है। जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। इस बार जो है इनका पूरा सफाया होगा और समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से यहाँ जीतने जा रही है। तन्मय शंकर जी, देखिए सुन लिया आपने क्या क्या कहा इन्होंने आपको लेकर। उसके बाद भी, उसके बावजूद आपकी पार्टी सोचती है, चाहती है कि हम यहां से उतनी ही जीत दर्ज कर लेंगे। चलिए, हमारा नेटवर्क उनसे भी फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है आपको पंकज जी, दरअसल ये जो स्थितियां बन रही है, हालांकि देखिए राजनीति में जब चुनाव का माहौल होता है, मौसम होता है, तो सिर्फ दावे ही होते हैं और दावे के अलावा कुछ होते ही नहीं है। और हर कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो बनती तो किसी एक पार्टी या एक गठबंधन की सरकार होगी, ये तो तय है, लेकिन अब किसकी होगी ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन बीजेपी को लेकर जिस तरीके से घेराबंदी समाजवादी पार्टी कर रही है या आरएलडी कर रही है, चाहे किसान की बात करें या कोरोना काल के उस त्रासदी की बात करें, जो कोरोना काल एक वैश्विक महामारी के तौर पर पूरी दुनिया ने अनुभव किया था, उसमें भारत भी एक बड़ा अनुभव भारत का भी रहा। ऐसे में क्या आपको लगता है कि बीजेपी को इसका ज़्यादा नुकसान होगा या किसान को ये मनाने में कामयाब होंगे? क्योंकि कोरोना को लेकर बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि समय काल के हिसाब से लोग उसको मान लें कि भाई एक महामारी थी और महामारी में थोड़ी बहुत चूक यदि होती भी है तो शायद हम उसको माफ़ कर दें। देखिए संजय जी, दोनों मुद्दों पर मैं पहले कोरोना की बात कर लें जी। सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, ये बात सही है कि कोरोना बहुत बड़ी त्रासदी थी। अब बात ये आती है कि हम अपने पड़ोसी राज्य भी देखते हैं और पूरी दुनिया को भी देखते हैं। अब सूचनाएं जो हैं वो सीमित दायरे की तो रही नहीं है, ना बिल्कुल नहीं। पूरी दुनिया से सूचनाएं मिलती हैं, पूरे देश से हमें सूचनाएं मिलती हैं। तो आम आदमी अपना दुख तो उसको है, जिसके घर से कोई चला गया, जाहिर सी बात है उसको तो उससे बड़ी अपूर्णीय त्रासदी क्षति कुछ है नहीं हो उसको। सकती, अपूर्णीय क्षति है। बिल्कुल। लेकिन पैरेलली ही समाज के लोग, खासतौर से जिनको हम आज की तारीख में वोटर बोल सकते हैं, वो ये भी देखते हैं कि हम दूसरों के मुकाबले कहाँ स्टैंड कर पाए। क्या हमारी सरकार दूसरे राज्यों की सरकारों से बेहतर काम कर पाई या कम कर पाई? अब मैं इस बात का दावा तो नहीं करूंगा कि भाई
हमारी सरकार या क्योंकि ऐसी जगह पे मैं बैठा हूं कि सीधे सीधे मैं किसी के लिए नहीं कह सकता, हाँ। लेकिन अगर मैं आंकड़ों को ही कंपैरेटिवली एनालिसिस करूं तो ये बात तो देखिए तय है कि महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये तमाम ऐसे राज्य, केरला, जहां विपक्ष की सरकारें हैं और वो इतना बेहतर काम नहीं कर पाए जितना योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया, तो कहीं ना कहीं पब्लिक में ये मैसेज है कि ये इतनी बड़ी किसान की बात कर ले सर। हाँ, अब बात तो आई, किसान एक मेजर फैक्टर है। हाँ। पार्टी चाहती है कि किसान के मुद्दे को उतनी तवज्जो ना दी जाए, लेकिन किसान ही एक मुद्दा नजर आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसलिए समाजवादी पार्टी की बात करें या आरएलडी की बात करें, ये लोग इसको छोड़ना नहीं चाहते। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बेसिकली सबसे बड़ा जो चंक है, जो वोटर्स हैं सबसे ज्यादा, वो किसान या खेती बाड़ी से ताल्लुक रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जितना विपक्ष किसान के मुद्दे उठाएगा, जितने किसान की दुखती रग पे हाथ रखेगा, उतना उसको लगता है कि हम गेन कर पाएंगे। लेकिन बात जो आती है वो यही आती है कि क्या समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल केवल जाट और यादवों को सेंट्रिक करके अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्लस मुसलमान को लेकर साथ में जोड़ के चल रहे हैं, लेकिन जो और बहुत बड़ा वर्ग है किसानों का, जो और दूसरी जातियों से ताल्लुक रखता है, वो कहाँ है? बिल्कुल। जब तक आप तन्मय शंकर हमसे जुड़ गए एक बार, फिर हम पहले उनसे समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे आरोप लगे तन्मय जी आपके ऊपर, समाजवादी पार्टी ने भी लगाया, आरएलडी ने भी लगाया, और चैलेंजेस तो हैं। आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, और इस मौके पर करना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके हिसाब से आपको फॉलो करना पड़े। खैर, तो डोर टू डोर कैंपेन करने के बावजूद आपको लगता है कि हम उसको दोहरा पाएंगे, या कहीं ना कहीं आप आंकड़ों में कुछ कमतर अपने आप को मानेंगे? थी मैं सुन रहा था जो हमारे गौरव जी कह रहे थे। देखिए ये एक मतलब बहुत सिंपल से फंडामेंटल है। आप देखिए होगा मेरी लल के सपने हैं ये इन्होंने कोविड की बात करी, कोरोना की बात करी। कोरोना के टाइम पे आप पहली वेव देखेंगे, पहली वेव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े ही इसे दूर की थॉट प्रोसेस कहते हैं, सोच कंट्रोल हुई। सेकेंड वेव में पहले तैयारी थी, इंस्टेंटली इस तरीके से पूरे देश क्या दुनिया में तबाही हुई, इस हिसाब से सबने देखा और हर आदमी ने अपनी तरफ से मेहनत करी। मैं देखिए इन चीजों में राजनीति करनी नहीं चाहिए, हम सब ने अपनी तरफ नहीं, से लेकिन अब गंगा में बहती हुई लाशों के बारे में तो कुछ एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे ना आप। वो गलत नैरेटिव था। उसके लिए जो स्टोरी चलाई थी ऑनलाइन मीडिया की, उस पे उसने बाद में लिखा कि वो गलत नैरेटिव था, वो फेक न्यूज चलाई गई थी, वो बाद में एक्सपोज हुई थी। पीआईबी ने इसको एक्सपोज किया था इस चीज को कि वो वहां पे जो है, देखिए वहां पे जो ऐसा नहीं है, पूरे देश की मीडिया ने और पूरे देश के। अब आप बोले थे, आप सुनिए। दूसरी बात ये है कि हमारे डिबेट में एक बारी बारी से ही लोग बोले, ज्यादा अच्छा है। हाँ गौरव जी सुन लीजिए अब आप। और इस 5 साल में योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने काम किए हैं और काम के देश को बेचने का काम किया है, कितने संस्था को बेच दिया गया है, जो है आपने काम किया है, ये बड़ा ही बौद्धिक का काम किया। गौरव जी बहुत ही बौद्धिक चर्चा हो रही है, और देखिए हम आपको पूरा मौका देंगे, पहले उनको कंप्लीट करने दीजिए। अब आप तमाम उत्तर तैयार रखिए। शालीनता से डिबेट हो रही है, मैं सुन रहा था, आप भी सुनिए। देखिए पिछले 5 साल में ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं चलाई है, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉल होती है। ऐसा क्या था कि पिछली सरकारों में कि लोगों गांव में बिजली नहीं मिलती थी, आज की तारीख में आप बिजली की बात करें ना। अच्छा तन्मय जी एक एक करके क्या बता दीजिए, समय की पाबंदी होती है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मेरे सवाल का बिंदुवार जवाब दे दीजिए। किसान को बना लेंगे आप? संजय जी किसान हमारे साथ हैं, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, किसान हमारे साथ हैं। और जिस तरह की योजना डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर ये सरकार है पहली बार। अच्छा, जिन युवाओं को रोजगार नहीं मिला इन बीते 5 वर्षों में, और जिन पर अभी 2 दिन पहले प्रयागराज में आपने देखा होगा, मुझे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, तस्वीरों के जरिए सब समझते हैं लोग और देख भी लेते हैं। क्या नौजवान बेरोजगारों को आप बना लेंगे? मैं फिर कह रहा हूं संजय जी, इस सरकार ने जो काम किए हैं, चाहे वो नौकरी के लिए काम किया हो, चाहे नौकरी के लिए किया है, काम किया हो, सबके लिए बिल्कुल। आप देखिए ना जिस तरह का सेटअप हुआ है, इंटरनेशनल मीट हुई थी इस यूपी में, और कितनी सारी हर परीक्षा तो लीक हो जा रही है सर, लोग सड़क पे नौजवान भटक रहे हैं सर, और आप क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं देखिए ऐसा नहीं है, मैं ये कह दूं कि बिल्कुल 100% काम हो गया है। हर सरकार में सरकार अपनी काम करती है, स्कोप होता है और काम करती है, और आगे भी काम करेंगे। और अच्छा क्या काम नहीं हो पाया इन 5 वर्षों में, यही समझा दीजिए सर, क्योंकि हम तो जिससे भी पूछेंगे बताएंगे हम सबसे ज्यादा काम किए हैं। क्या नहीं आप कर पाए, ऐसा 2-4 काम बता दीजिए सर। नहीं मैं वही कह रहा हूं, काम मैं फिर कह रहा हूं 100% ऐसा नहीं होता, 100% सब काम हो जाते हैं।
आदमी हमारे एजेंडे में है और अगले एजेंडे में है काम विकास हमारा पहला एजेंडा है, उसको ही काम करना है। आप कानून व्यवस्था देखिएगा, कानून व्यवस्था प्रदेश में, ये बात आप एक आम मुझसे ना पूछिए। मैं समझ गया सर, मैं समाजवादी पार्टी के ही मेहमान से जवाब ले देता हूं। ये बात तो सही है गौरव जी, आपकी पार्टी पर एक बहुत बड़ा आरोप ये लगता रहा है कि जब आपकी सरकार थी कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, लोग घबराकर चलते थे, डरते थे, और ये तमाम जगह चर्चा भी होती है। इस सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर एक बात तो है कि जो इस तरह के तत्व रहे हैं, आपराधिक तत्व, वो घबराए रहे और लोग थोड़े चैन से रहे। नहीं, ये तो जो है भाजपा सरकार का कहना है कि जो है कानून व्यवस्था सही है, लेकिन आप जाके जनता से पूछिए। आज भी मैं नोएडा शहर में रहता हूँ, हमारे जो है आप देख लीजिए कि अपार्टमेंट के आगे से, कॉलोनियों के आगे से महिलाएं जो है अपना सोना का जो आभूषण है पहन के नहीं निकलती हैं। उधर से 2 मोटरसाइकिल वाले आते हैं, उसको जो है लेके चले जाते हैं। नहीं आया है, ये तो हम भी जान रहे हैं, और जो है आप भी हो रहे हैं, लेकिन अपराधी मारे भी जा रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो है एक साथ जो है 5-6 लोगों को एक ही जगह पे गोली मारी गई। ठोको नीति चल रही है यहाँ पे। और जो है एक व्यापारी अगर जाता है, आप गोरखपुर की घटना देख लीजिए, उसको जो है पुलिस वाले जो है वो होटल के अंदर जो है उसको पीट के मार डालते हैं। माफी चाहूंगा सर, सभी स्टेटमेंट में ले लेता हूँ अपने पंकज पराशर जी से। पंकज जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, और ये मौसम ही ऐसा है कि अपने अपने तरीके से लोग समझाएंगे और समझाना भी चाहिए, बाकी जनता जनार्दन है वही तय करेगी, लेकिन ये सफर कितना कठिन, कितना है बीजेपी के लिए, और कितनी आसान रहा है एसपी आरएलडी के लिए? संजय जी, मैं कंक्लूजन में केवल दो पॉइंट आपको दूंगा जी, जो भाजपा के पक्ष में चीज जाने वाली है। नंबर 1, अभी जिस बात को लेकर बात चल रही थी कानून व्यवस्था, इस बात को मेरे दौरे के दौरान इवन मुस्लिम समाज के 99% लोगों ने माना है कि कानून व्यवस्था पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत अच्छी सुधरी है। ठीक। दूसरे नंबर पे सरकारी योजनाओं का लाभ जी, ये अनडाउटेडली ये सरकार सरकारी योजनाओं का लाभ बिना पक्षपात, बिना भेदभाव के देने में सफल रही है। नौकरियां ऐसे भी परिवार मिले हैं जिनमें एक परिवार में 2 लोग मिली है और बिना किसी रिश्वत के मिली है। ऐसे परिवार की बात मत कीजिए आप, बाय एंड लार्ज बताइए ना। बाय एंड लार्ज तो देखिए, सरकारी नौकरी आज के टाइम में देना बहुत टिपिकल काम है। कोई सरकारी परीक्षा जो ली जाती है, जो लीक हो रहा है, और फिर उसके बाद नुकसान परेशान कौन हो रहा है? नौजवान हो रहा है। यहाँ तो कहीं न कहीं चुनौती है बीजेपी के लिए। बहुत शुक्रिया, और भी चुनौती है। हाँ, बहुत धन्यवाद। समय खत्म हो रहा। महंगाई एक बड़ी चुनौती है, महंगाई, किसान, रोजगार और नौजवान। बहुत धन्यवाद अपने तमाम मेहमानों का। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहाँ पर चीजें अब ध्रुवीकरण से भी बात बनती नजर नहीं आ रही है। ध्रुवीकरण से थोड़ा आगे मामला निकलता दिख रहा है, और विकास की ओर यदि हम बात करें तो विकास एक मुद्दा है। बीजेपी के लिए भी मुद्दा है विकास, और आरएलडी एसपी के लिए भी विकास मुद्दा है। अब इस विकास में कौन सा विकास इंडेक्स के ऊपर रहेगा और कौन धाराशायी होगा, वक्त बताएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। सहारा पड़ा।